मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारत में लोक प्रशासन पेपर की श्रृंखला में आज हम भारत में सार्वजनिक उपक्रम और लोक निगम, भारत में सार्वजनिक उपक्रम लोक निगम, पब्लिक एंटरप्राइजेज इन इंडिया इन रेफरेंस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। पब्लिक एंटरप्राइजेज इन इंडिया विषय के ऊपर इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम आपस में बात कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक लोक निगम के ऊपर है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि लोक निगम होते क्या हैं। देखिए, जब पूरी दुनिया में जब साम्यवाद का दौर था, रशिया में, चाइना में, सब साम्यवाद जब आ रहा था, सब जिसका बोलबाला था विचारधारागत से, तो साम्यवाद के परिणामों से भयभीत होकर पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यक्तिवाद और साम्यवाद के बीच एक मध्यम मार्ग निकाला और इसे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहा गया कि राज्य को प्रजा की कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य करने चाहिए। और साथ में ये निकाला कि जितने भी उद्योग धंधे हैं, काम करने की उद्योग धंधे वगैरह हैं, उनको निजी हाथों में न देकर उनका नियंत्रण जो है वो सरकार के हाथ में होना चाहिए, जिससे कि जनता के मध्य असंतोष नहीं बढ़े। तो जनता के मध्य असंतोष को कम करने के लिए और जनता का कल्याण करने के लिए सरकार ने ये माना कि सरकार को आंतरिक आर्थिक क्षेत्र में कुछ काम करने चाहिए। प्राय सभी देशों में ये बात मान ली गई कि देश की जनता के कल्याण करने के लिए सरकार को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी उतरना होगा और पूंजीवादी व्यवस्था की जो समाप्ति है और उत्पादन और वितरण के साधनों के ऊपर जो निजी स्वामित्व था उसको कम करने के लिए और मनुष्य के शोषण को समाप्त करने के लिए सरकार को काम करना होगा। इसके विषय में उचित कदम उनको उठाने होंगे। तो व्यावसायिक उद्यम हैं, उनके सरकारी स्वामित्व, सरकारी संचालन और सरकारी नियंत्रण की एक परंपरा का शुभारंभ हुआ और इस प्रकार से नए संगठनों का उदय हुआ। उनमें से एक नया जो प्रमुख संगठन उस समय रहा वो था पब्लिक कॉरपोरेशंस, जिसको सरकारी निगम कहा गया। तो लोक निगम राजनीतिक संगठन और वैधानिक व्यवहार के अंतर्गत सबसे अनूठा आविष्कार माना गया। लोक निगम का अर्थ और परिभाषा के दृष्टिकोण से हम चलते हैं तो निगम शब्द का अर्थ है निरंतर चलते रहने वाला व्यापारिक संगठन। आजकल अंग्रेजी के कॉरपोरेशन शब्द का अनुवाद समझा जाता है, किंतु यह शब्द हमारे अति प्राचीन काल से बना हुआ है, सदैव बने रहने को भली भांति प्रकट करता है। एक व्यक्ति के एक ऐसे व्यक्तियों का समूह, मतलब एक ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक व्यक्ति के समान कार्य करते हैं। दूसरा, उन्हें राज्य द्वारा अधिकार पत्र अथवा कानून बनाकर विशेष कार्य को पूरा करने के लिए उनको बनाया जाता है। तीसरा, ये अपना पृथक कानूनी व्यक्तित्व रखता है और यह सब कॉन्ट्रैक्ट पर भी हो सकता है, ठेके पर भी हो सकता है, समझौते आदि भी कर सकता है। इसको भंग करने के लिए इस पर अभियोग चलाया जा सकता है। इसे संपत्ति रखने और प्राप्त करने के लिए पूरे अधिकार होते हैं। इसका जीवन इसके निर्माण करने वाले व्यक्तियों से अधिक होता है। इसका मतलब ये है कि इसके सदस्य भले ही चले जाएं या ख़त्म हो जाएं, किंतु निगम अजर और अमर है। ये निरंतर चलने वाला एक संगठन है जिसका व्यक्ति के जीवन से कोई संबंध नहीं है, एक आजीवन चलने वाली विषय व्यवस्था है। तो व्यवसाय के क्षेत्र में निगम का जो शुभारंभ है वो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। संयुक्त पूंजी वाले कंपनियों के विकास के बाद हजारों लाखों हिस्सेदार रखने वाले, करोड़ों डॉलर की पूंजी वाले, 5000 से अधिक कर्मचारियों को रखने वाले व्यापारिक और औद्योगिक निगमों का
विकास हुआ। इससे प्रोत्साहित होकर के सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी निगमों का निर्माण किया। सरकारी निगम सरकार द्वारा चलाए जाने वाले ऐसे संगठन हैं जिनका व्यावसायिक निगमों की भांति उनको चलाया जाता है। फिफ्नर एक विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि निगम एक ऐसा निकाय है जिसे अनेक व्यक्तियों के एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के अनुसार लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार के अधिकार और निजी उद्योग का लचीलापन और स्वतः प्रेरणा होती है। जहाँ तक हम विशेषताओं की बात करते हैं तो लोक निगम विधानमंडल द्वारा स्थापित एक सामूहिक संस्था है जिसकी शक्तियों तथा कार्यों की व्याख्या हो चुकी है, जो वित्तीय दृष्टिकोण से स्वतंत्र है, जिसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत एक निश्चित परिधि तथा निश्चित प्रकार की व्यापारिक क्रिया होती है। तो निगम का जो निर्माण होता है वो विशेष कार्य के निमित्त एक विशेष प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली है विशेष अधिनियम के द्वारा समामेलित संस्था। लोक निगम का निर्माण संसद द्वारा पारित विशेष अधिनियमों के द्वारा किया जाता है। इन निगमों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, कार्यक्षेत्र, प्रबंध और संचालन के नियम सभी इसी अधिनियम के अंतर्गत निहित होते हैं। दूसरा, इनका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ये निगम अन्य पर वाद विवाद प्रस्तुत कर सकते हैं और ये अनुबंध भी कर सकते हैं। ये इनके ऊपर राजकीय स्वामित्व होता है, सरकारी स्वामित्व होता है। संपूर्ण पूंजी इसमें सरकार को लगानी पड़ती है, किंतु बाद में मिश्रित निगम भी स्थापित किए गए, जैसे औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम आदि। इनकी जो वित्त की जो व्यवस्था होती है वो स्वतंत्र वित्त व्यवस्था होती है। स्वतंत्र वित्त व्यवस्था का मतलब होता है कि ये वित्तीय मामले में पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। राजकीय विभागों की तरह से बजट के लिए सरकार पर निर्भर नहीं होते हैं। इन निगमों की आय और व्यय सरकार के बजट में दिखाई नहीं देती है। इनका जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड के द्वारा, एक प्रबंध मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसकी नियुक्ति मंत्री द्वारा की जाती है और दिन प्रतिदिन के कार्यों में वो स्वतंत्र होता है। मंत्री को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। इसके उद्देश्यों में भी स्पष्टता रहती है। एक पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किसी निगम की स्थापना की जाती है और उसका जो पूरा डिक्लेरेशन है, जो इनके विशेष अधिनियम होता है, उसमें होता है। अन्य उद्देश्यों से इसका कोई रुचि नहीं होती है। इनकी अपनी प्रशासनिक ऑटोनॉमी रहती है, स्वायत्तता रहती है। केवल वित्तीय मामले ही नहीं, प्रशासनिक मामले में भी ये ऑटोनॉमस रहते हैं और ये इनके लिए आवश्यक तत्व है, क्योंकि ऑटोनॉमी के बिना ये व्यापार के सिद्धांत पर कार्य नहीं कर पाते हैं। तो सरकार भी इनको काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी प्रदान करती है, क्योंकि बाजार के अनुसार इनको अपने निर्णय लेने होते हैं। फिर है इनका सार्वजनिक एकाधिकार। निगम को जो भी उद्योग सौंपा जाता है उसमें उसका एकाधिकार होता है, उसको निजी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता है। संसद व कार्यपालिका के नियंत्रण से इसको मुक्त रखा जाता है। नीति संबंधी मामलों के अतिरिक्त जो इनके अंदरूनी जो मैनेजमेंट वाले जो मामले होते हैं उसमें इनको काफ़ी सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इनका जो उद्देश्य है वो सेवा का होता है। हालांकि ये वाणिज्यिक प्रकृति के होते हैं, चूँकि पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट है, इसलिए लाभ कमाना उद्देश्य इनका गौण रहता है और सेवा का जो उद्देश्य है वो इनका मुख्य होता है। निगम के अर्जित लाभों को भी ये उपभोक्ता वर्ग की सेवा के लिए काम में लेते हैं। इनकी भर्ती आदि के बारे में भी, भर्ती, पदोन्नति, पदावनति, इन सभी के मामले में ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ये विभागीय नियमों से बंधे हुए नहीं हैं।
इन निगम व्यवस्था में कर्मचारियों का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा न होकर निगम की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। इससे गतिशीलता और विकासशीलता बनी रहती है ना। निगम जो हैं अमूमन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कानूनी निगम और दूसरे होते हैं कानूनेतर निगम। कानूनी निगम वो होते हैं जिनका निर्माण संसद के किसी कानून द्वारा किया जाता है। ये निगम दैनिक प्रशासन और आंतरिक प्रशासन में ऑटोनॉमी इनको मिलती है और सरकार के हस्तक्षेप से इनको बहुत कम होता है। इस प्रकार के जो निगम हैं वो है जीवन बीमा निगम है, एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस है, दामोदर घाटी निगम है। कानूनेतर जो दूसरे प्रकार के जो निगम हैं वो कार्यपालिका के आदेश के अनुसार बनाए जाते हैं और इन पर कार्यपालिका का नियंत्रण रहता है। जैसे ओएनजीसी है, भारतीय खाद्य निगम है, राष्ट्रीय कोयला निगम है, ऐसे। और स्वामित्व और नियंत्रण की दृष्टि से भी इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो एक तो वो होते हैं जिन पर पूरी तरीके से स्वामित्व या आंशिक रूप से सरकार के हाथ में होता है और सरकार का ही नियंत्रण होता है, जैसे एलआईसी वगैरह। दूसरे वो निगम होते हैं जिनमें सरकार पूंजी लगाती है और किसी न किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व रखती है, लेकिन नियंत्रण गैर सरकारी हाथों में होता है। इनको मिश्रित निगम की संज्ञा दी जाती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तीसरा वो होते हैं जिनमें ना तो सरकार पूंजी लगाती है ना ही प्रतिनिधित्व करती है और ऐसे निगमों की स्थापना निजी व्यवसायियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्यों से की जाती है, जैसे टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन, ओबेरॉय होटल्स, सिंधिया नेविगेशन आदि। अब प्रश्न ये उठता है कि लोक निगम और विभागीय प्रणाली में क्या अंतर है। विभाग भी अपन ने देखे और लोक निगम के बारे में भी पढ़ा, तो इनमें क्या अंतर पाया जाता है। आंतरिक संगठन की दृष्टि से इनमें कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होता है। इनके भीतर भी कार्य का जो विभाजन है मंडलों, प्रभागों, खंडों, पद सोपानात्मक इकाइयों की दृष्टि से होता है। फिर भी इनमें कुछ अंतर पाया जाता है। सबसे पहला अंतर तो स्वायत्तता का जो अंतर है वो होता है। विभागों में आंतरिक मामलों में पर्याप्त स्वायत्तता, निगमों में तो पर्याप्त स्वायत्तता रहती है, जबकि विभाग बिल्कुल सरकारी उसमें रहते हैं, है ना। निगमों पर कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण होता है और जबकि विभाग का अध्यक्ष मंत्री होता है और निगम का अध्यक्ष भी मंत्री हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हो। विभाग मुख्य प्रशासक के ठीक नीचे रहता है, पद सोपान की श्रृंखला में रहता है। निगम पद सोपान से पृथक एक अलग से निकाय होता है। निगमों पर व्यवस्थापिका का भी सीमित नियंत्रण होता है। विभागों पर संसद का कड़ा नियंत्रण होता है। विभाग सरकार की स्वीकृति के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते, जबकि निगम के ऊपर वित्तीय नियंत्रण कम होता है। इनकी वित्तीय प्रक्रियाओं में भी अंतर होता है। निगम में आशा की जाती है कि वो कुछ वर्षों के पश्चात आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उनको वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, जबकि विभागों को ये सब शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती, कि जैसे धन उधार लेना या देना, अपना बजट स्वयं बनाना, सुरक्षित निधि बनाना। इनकी कानूनी स्थिति में भी अंतर होता है। निगम की कानूनी वैधानिक स्थिति काफ़ी अलग होती है। विभागों को राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है। विभागों के विरुद्ध अगर कोई आरोप प्रत्यारोप अभियोग अगर होते हैं तो वो राज्य के विरुद्ध अभियोग समझे जाते हैं। निगम के बारे में ऐसा नहीं है। निगम का अपना स्वतंत्र कानूनी व्यक्तित्व होता है, वो दूसरे के ऊपर मुकदमा वगैरह चला सकता है और दूसरे लोग भी निगम के ऊपर चला सकते हैं। इनके क्रय विक्रय के अपने नियम होते हैं, विभाग से अलग होते हैं। विभाग को तो टेंडर आमंत्रित करने पड़ते हैं, जबकि निगम इस समस्या को आपस में वार्ता के द्वारा भी हल करते हैं। वो फॉर्मेलिटीज़ में कम पड़ते हैं, जबकि विभाग को फॉर्मेलिटीज़ की प्रक्रिया को करना पड़ता है। कर्मचारियों के संबंध में भी इनमें अंतर पाया जाता है। कर्मचारियों में विभागों की पदोन्नति सीनियोरिटी के आधार पर होती है,
जबकि निगम में मेरिट के आधार पर होती है। निगम अपने अयोग्य कर्मचारियों को भी निकाल सकता है, जबकि विभागीय कर्मचारी को सरलता से नहीं अलग किया जा सकता। इनके ऑडिट जो इनके होती है उसकी भी तरीकों में अंतर है। सरकारी में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि संसद के नियम और कानून के अनुसार ही प्रक्रिया का इन्होंने पालन किया है या नहीं। निगम का इस दृष्टिकोण से किया जाता है कि कितना घाटा या कितना मुनाफा रहा, कोई अपव्यय तो नहीं हुआ। और राजनीतिक दबाव में अंतर, विभागों पर तो राजनीतिक दबाव रहता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन निगम के ऊपर राजनीतिक दबाव जो है वो अपेक्षाकृत कम रहता है या नहीं रहता है। अब प्रश्न उठता है कि लोक निगम आखिर क्यों बनाए जाते हैं, इनका क्या लाभ है। तो लोक निगम को अन्य संगठनों की अपेक्षा काफ़ी महत्व दिया जाता रहा है, क्योंकि इस व्यवस्था के अपने कुछ लाभ हैं और वो इस प्रकार से हैं कि स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता, है ना। स्वायत्तता और स्वतंत्रता से मतलब ये है कि लोक निगमों में पहला लाभ इनकी स्वायत्तता स्वतंत्रता है। ये अपने कार्य संचालन में सरकारी विभागों के नियमों, जटिल प्रक्रियाओं और लाल फीताशाही से नहीं बंधे होते हैं। ये अपने कार्य तेजी से करते हैं। इनकी वित्तीय व्यवस्था भी सरकारी बजट से अलग रहती है। ये अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में अपने मंत्री और सचिव आदि से मुक्त रहते हैं। तो शीघ्र गति से ये स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य को निर्वाह कर सकते हैं। दूसरा ये है लाभ में कि ये राजनीतिक दबाव से फ्री होते हैं। ये राजनीतिक जो दिन प्रतिदिन की राजनीति जो होती है उसके दुष्परिणाम से मुक्त रहते हैं, क्योंकि इनका संचालन और प्रबंध सरकारी व्यवस्था से अलग होता है। मंत्री अपने विभागों के कार्य संचालन में राजनीतिक दबाव डाल सकते हैं, वैसा निगमों के ऊपर नहीं डाला जा सकता। तीसरा, निजी उद्योगों की भांति इनका संचालन किया जाता है। योग्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है। अच्छे काम करने पर जो है वह जो योग्य कर्मचारी हैं उनको विशेष परिलाभ, पदोन्नति, वेतन वृद्धि भी दी जा सकती है। तो ऐसे कर्मचारियों से उनकी कार्यकुशलता जो है वो बढ़ जाती है। इनका लाभ ये है कि ये दक्षता और मितव्ययता के रूप में काम करते हैं। निगमों के कारण आर्थिक क्षेत्र में अपने कार्य को करने में विशिष्ट योग्यता और कम खर्चा जो है वो उत्पन्न होती है। सरकार को अपने आर्थिक कार्यक्रमों को पूरा करना इससे आसान होता है, क्योंकि सरकार को व्यापारिक क्षेत्र में प्रविष्ट हुए बिना अपनी आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित करने का जो है अवसर जो है वो मिलता है और वो आसानी से पूरा कर पाते हैं, है ना। लेकिन एक बात और है, लाभ के साथ साथ इनकी कुछ हानियां भी होती हैं। हानियां इस प्रकार से हैं कि लोक निगम और सरकार में कई बार क्षेत्राधिकार की समस्या उनको बनी रहती है। लोक निगमों का प्रयोग औद्योगिक और व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित रहता है। इनकी धन संबंधी जो स्वायत्तता है उसके कारण भी इनकी आलोचना होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जनता का धन है तो इसके ऊपर कोई ना कोई नियंत्रण अवश्य होना चाहिए। कितना भी कहें, लेकिन फिर भी सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति से कार्यपालिका का हस्तक्षेप इनके अंदर बढ़ने लगता है। यद्यपि लोक निगम दिन प्रतिदिन के कार्य में मंत्री और इनसे मुक्त रहते हैं नियंत्रण से, लेकिन फिर भी इनकी नीतियों का निर्धारण मंत्रियों के द्वारा ही किया जाता है। तो दैनिक प्रशासन और नीति निर्धारण में स्पष्ट जो लाइन है, सीमा रेखा जो है, इसको खींचना कठिन है। तो कई बार मंत्री और निगमों के बीच में भी संघर्ष चलते रहते हैं, है ना। अब अपन बात करते हैं कि लोक निगमों के ऊपर नियंत्रण जो है वो कौन कौन से हैं। एक तो है कि लोक निगमों के ऊपर शासकीय नियंत्रण रहते हैं। देखिए, शासकीय नियंत्रण का तो ये मतलब होता है कि जितने भी इनके प्रबंधक मंडल वाले लोग हैं, निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजमेंट बोर्ड है, इनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है और सरकार इनके संचालक मंडल के सदस्य, डायरेक्टर वगैरह को पद से हटा सकती है।
दूसरा ये है कि ये निगमों को सामान्य नीति के प्रश्नों के ऊपर सरकार ये हिदायत दे सकती है कि यदि कोई विवाद हो तो प्रश्न से मतलब काम करें, और इसमें भी अंतिम निर्णय जो है वो सरकार का होता है। तीसरा ये है कि ऋण लेने के मामलों में केंद्र को केंद्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। दामोदर घाटी निगम, औद्योगिक वित्त निगम के ऊपर यह नियम लागू होता है। इनको अपना अकाउंट्स और जो इनका ऑडिट वगैरह है, इनको उस प्रपत्र या फर्म के अनुसार रखना पड़ता है कि जिसका निर्धारण सरकार कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के साथ परामर्श करके तय करती है। कुछ निगमों के लिए आवश्यक है कि वे अपनी स्थिति चाहे जैसी भी हो, वो केंद्र और राज्य सरकार से अपनी स्वीकृति प्राप्त करें। और छठा है कि सरकार को ये अधिकार है कि निगम से उनके कार्य के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करे। तो वो अपने कार्यों के बारे में, कार्यप्रणाली के बारे में, उनका वक्तव्य, उनका लेखा विवरण, उनका वार्षिक वित्तीय एस्टिमेट, ये सभी वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो प्रस्तुत करते हैं। तो इस बातों को लेकर के ये सिद्ध हो जाता है कि कोई भी निगम सार्वजनिक उत्तरदायित्व के नियम से मुक्त नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि भारत में लोक निगम के ऊपर संसदीय नियंत्रण जो है बना हुआ है, उसके कौन कौन से वो हैं, क्योंकि प्रत्येक निगम को किसी न किसी मंत्रालय के अधीन रखा गया है। तो भारत में भी मंत्रियों का उत्तरदायित्व केवल विषयों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति भी मंत्रियों को दी जाती है। तो संसदीय नियंत्रण के जो तरीके हैं वो ये है कि प्रश्न पूछा जा सकता है, निगम के संबंध में आधे घंटे की बहस की मांग करी जा सकती है, सार्वजनिक महत्व के मामलों पर स्थगन प्रस्ताव जो है वो रखा जा सकता है, निगम के स्थापित करने वाले कानून में संशोधन की मांग रखी जा सकती है, निगम के वार्षिक प्रतिवेदनों में आप वाद विवाद कर सकते हैं, निगमों के संबंध में उस समय हस्तक्षेप करके जब उन्हें धन की आवश्यकता पड़ती है तो वो सदन की स्वीकृति के बिना नहीं मिल सकता। किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर 2 घंटे की वाद विवाद की मांग करके, किसी भी मामले पर प्रस्ताव पेश करके उस पर वाद विवाद की मांग करके, निगम के जो ऑडिटर लेखा परीक्षण के प्रतिवेदन के ऊपर बहस करना, जांच समितियों के प्रतिवेदन पर बहस करना, और यदि कोई हो तो संसदीय समितियों से प्राप्त अधिवेशन के ऊपर बहस करना। तो ये इनके संसदीय नियंत्रण के तरीके हैं जिससे संसद निगम के ऊपर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। इसकी सीमाएं हैं, मंत्रिमंडलीय नियंत्रण को सार्थकता प्रदान करता है। कतिपय सीमाओं के कारण संसदीय नियंत्रण उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता है जितना कि उसे होना चाहिए। तो उसका सीमाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला तो यह है कि संसद का विशाल आकार, संसद का एक विशाल निकाय है, उस पर किसी भी विषय के ऊपर प्रभावशाली ढंग से विचार नहीं हो पाता है। दूसरा, संसद के पास में अत्यधिक कार्यभार है और समय की कमी है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण राज्यों के पास और संसद के पास बहुत ज़्यादा कार्य होता है और इस कारण सरकार का कार्य क्षेत्र भी अत्यंत विस्तृत है। इसी की वजह से संसद जो है उसके पास समय की कमी निरंतर बनी रहती है और वो प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण कर पाने में असमर्थ रहती है। संसद में भी विशेषज्ञों की कमी है, क्योंकि संसद एक सामान्य निकाय है, ना कि कोई विशेषज्ञों की संस्था। उसके भी सदस्य निगमों की जटिल और तकनीकी बातों को समझने की क्षमता नहीं रखते हैं। फिर अनमनीय और अनप्रयुक्त संसदीय प्रक्रियाएं हैं। संसद की प्रक्रियाएं अनमनीय होती हैं। संसद में विनियम, नियम, औपचारिकताओं का इतना अधिक पालन किया जाता है कि सरकारी निगमों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। संसदीय प्रक्रियाएं सार्थक नियंत्रण के लिए अनुपयुक्त हैं। फिर है कि निगम के अधिकारियों का संसद से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है जितना कि होना चाहिए, है ना। मतलब डायरेक्ट नियंत्रण नहीं होता है संसद के सदस्यों से जितना कि होना चाहिए। इस संबंध में ब्रिटेन के सभापति ने एक बार ये कहा था कि सबसे बड़ी बाधा
जिसमें मेरे जैसी स्थिति का कोई भी व्यक्ति कष्ट पाता है वो ये है कि उसे संसद के सदस्यों को सीधे अपनी बात कहने या अपनी कठिनाइयों को प्रकट करने का अवसर नहीं मिल पाता है। तो भारतीय जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, लोक निगम हैं, इनके ऊपर संसद का भी नियंत्रण है, सरकार का भी नियंत्रण है, लेकिन हर चीज़ को नियंत्रण से इनको जो है उसमें व्यवहारिक समस्याएं आती हैं और लोक निगम भी अपने काम को ज़्यादा आसानी से नहीं कर पाए। भारत में भी जितने भी लोक निगम काम कर रहे हैं उनकी कार्य प्रणाली के विविध पक्षों में अनेक विरोधी विचार उनके प्रकट आए हैं। तो उनमें एक दोष तो ये है कि हमारे यहाँ पे लोक निर्णयों में सरकार जितने भी निगम हैं इनमें सरकारी अधिकारियों का बहुत ज़्यादा बाहुल्य है। सरकारी निगम के दोषों में सरकारी अधिकारियों का बाहुल्य है, इनका अत्यधिक हस्तक्षेप करना है। सरकार का उद्देश्य होता है कि लोक निगम बिल्कुल स्वायत्तता से अपने कार्यों का संचालन करें, किंतु निदेशक मंडल का जो दायित्व है वो सरकारी अधिकारियों के हाथों में रहता है और वो इतना अधिक हस्तक्षेप रहता है कि ये स्वायत्त ना होकर के सरकारी विभाग बन जाते हैं और इनको निगम बनाने का जो मूल उद्देश्य है वो समाप्त हो जाता है। तो निगम के कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक रहने के कारण होता है। इससे निगम मंत्रालयों के जो है एक वो बनकर उपासंग मात्र बनकर के रह गए हैं। इसके दोष को दूर करने का इतना ही है कि निगम के प्रबंध मंडलों में सरकारी अधिकारियों की जो संख्या है वो कम की जानी चाहिए। निगम में वित्तीय परामर्शदाताओं की जो नियुक्ति होती है वो भी स्वायत्तता को कम करने वाली हुई है। निगम के संदर्भ में अगर हम देखें तो मंत्रिमंडलीय जो नियंत्रण की जो व्यवस्था है वो भी संतोषजनक नहीं है, स्पष्ट नहीं है और इसमें भी अनेक दोष हैं, है ना। तो कई मामलों में इन्होंने ऐसा माना कि निगम को स्वायत्त शासी कानून द्वारा स्थापित निगमों के कार्य संचालन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अगर वो हस्तक्षेप करती हैं तो उन्हें लिखित रूप से निर्देश देने की जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहिए। निर्देश दें तो उन्हें जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। जीवन बीमा निगम जैसे निगमों के अध्यक्षों की नियुक्ति व्यावसायिक तथा वित्तीय क्षेत्र का अनुभव रखने वाले शेयर बाजार की रीतियों या विधियों से परिचित व्यक्ति से ही की जानी चाहिए, ना कि सरकारी अधिकारियों से। तो इसमें प्रबंध और तकनीकी योग्यता वाले अधिकारियों का अभाव होता है, समुचित प्रशिक्षण नीति का विधिक विकास नहीं किया है। तो ये सभी जो है तकनीकी कर्मचारियों को इसमें नियुक्त किया जाना चाहिए। फिर है कि इसमें ऑडिट और मूल्यांकन की इसमें समस्या निरंतर बनी रहती है, क्योंकि इनका जो रेगुलर ऑडिट है वो ऑडिटर द्वारा की जाती है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा परीक्षण जांच की जाती है। कुछ जांच इनकी संसदीय समिति के द्वारा की जाती है, कुछ अलग अलग की जाती है। तो कुल मिला के इनकी ऑपरेशनल ऑडिट व कुशलता जो ऑडिट है उसका अभाव है। तो ये कहते हैं कि लोक निगम में ऑडिट में भी इनको सुधार करना चाहिए और इस प्रकार की अगर ऑडिट हो जाती है तो बहुत सारे जो संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनमें भी कमी हो जाएगी और निगम भी जो है व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करने में अपने आप को समर्थ और सक्षम पाएंगे। तो आज का अपना टॉपिक हुआ ये भारत में लोक निगम। धन्यवाद।